हेलो दोस्तों। हर शाम जब सूरज डूबता है, डिस्कॉम्स दिन के सबसे हार्डेस्ट पार्ट से डील करते हैं। जो सोलर पैनल्स पूरे दोपहर सस्ता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, वो अब काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक उसी समय इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। डिस्कॉम को शॉर्ट टर्म मार्केट पर पावर खरीदनी पड़ती है, ठीक उस समय जब हर दूसरा डिस्कॉम इसी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। पिछले साल पावर के लिए एक्सचेंज प्राइसेस जब भी अपने सीलिंग को हिट करते थे, उसके लगभग 70% मूवमेंट्स इसी 6 to 11 PM विंडो में आते थे, ठीक उसके कुछ घंटों बाद जब ये पावर प्रैक्टिकली फ्री था। हम यूजुअली इसे एक सप्लाई साइड की प्रॉब्लम जैसे ट्रीट करते हैं। ग्रिड शाम को वीक होता है तो हम ऐसी चीजें बिल्ड करते हैं जो गैप को फिल कर सके, जैसे बड़ी बैटरीज जो आफ्टरनून के सरप्लस सोलर को रात के लिए स्टोर करे, या इसे मूव करने के लिए और ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस। ये सब जरूरी तो है, पर प्रॉब्लम को देखने का एक दूसरा तरीका भी है। सप्लाई को डिमांड से मैच करने के लिए बेंड करने के बजाय क्या हम डिमांड को भी मूव कर सकते हैं ताकि वो महंगे इवनिंग पावर से दूर होकर सस्ते आफ्टरनून पावर की तरफ चले जाए? क्या डिमांड एक्चुअल में फ्लेक्सिबल हो सकती है? काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर का एक रीसेंट रिपोर्ट आर्ग्यू करता है कि पहली बार इंडिया एक्चुअली ऐसा करने की पोजीशन में है। आज के इस वीडियो में हम इसी आइडिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या हम डिमांड को एक रिसोर्स जैसे ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। हम डिमांड को चेंज करने से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिमांड को एक रिसोर्स जैसे ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। देखो, जब से पावर ग्रिड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एक बेसिक सिस्टम पर ही चले हैं। डिमांड जैसे चाहे बदलती है, जबकि सप्लाई इसके साथ मूव करने की कोशिश करता है। कंज्यूमर को एक पैसिव एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उनका मीटर एक मंथली बिल जनरेट करता है, पर उसके आगे वो जो चाहे वो करते हैं। डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इसे पलट देती है। क्वेश्चन ये होना बंद हो जाता है कि हम इनकमिंग डिमांड को कैसे मैच करें, और ये बन जाता है कि क्या हम ये बदल सकते हैं कि डिमांड कब आती है। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार को रात के 8 बजे के बजाय नून में चार्ज करते हैं, तो आप एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, पर इसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। साफ कहें तो ये पीक आवर्स के दौरान डिमांड को कम करने के बारे में नहीं है, ये इसे शिफ्ट करने के बारे में है। ऐसे समय होते हैं जब ग्रिड में चीप मिड डे सोलर पावर भरा होता है और चाहता है कि कंज्यूमर्स वो ज्यादा यूज करें ताकि वो पावर वेस्ट या कर्टेल ना हो। इनफैक्ट पिछले साल मई और दिसंबर के बीच इंडिया ने 2.3 टेरावाट आवर्स सोलर इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट होने दिया। यही वजह है कि हमें दिन के दौरान ग्रिड की जरूरत के हिसाब से डिमांड को नीचे, ऊपर या साइडवेज पुश करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इस पजल का वो पीस जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी तक पहुंचने देता है, वो है DER या डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। मीटर के कंज्यूमर के साइड पर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक DER है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक AC से लेकर एक EV चार्जर या एक फैक्ट्री लाइन तक, जब तक वो इस बात को बदल सके कि वो कब पावर ड्रॉ करती है। इंडिया के लिए सबसे बड़े लीवर्स में से एक एयर कंडीशनर्स हैं। जैसे दिल्ली में इवनिंग पीक का लगभग 40% अकेले रेसिडेंशियल एसीज से ही आता है। अब एक सिटी के एसीज को स्विच ऑफ करने का कोई सेंस नहीं बनता, पर इसके कंप्रेसर्स को 15 मिनट्स के लिए आराम से चलने के लिए नज किया जा सकता है, या टेम्परेचर को 24 से 26 डिग्रीज होने दे सकते हैं। ऐसे एक साथ कुछ लाख घरों में कीजिए और आपने बिना किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के पीक से सैकड़ों मेगावाट्स कम कर दिए हैं। इनफैक्ट जब रिपोर्ट्स के ऑथर ने इंडियन डिस्कॉम्स को सर्वे किया, तो रेसिडेंशियल एसीज देश में सिंगल मोस्ट प्रॉमिसिंग फ्लेक्सिबल रोड जैसे दिखे। पर ऐसा एग्जैक्टली कर कैसे सकते हैं? इसके लिए मार्केट से रिलेटेड सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हैं। एक ऐसे डिस्कॉम के बारे में सोचो जिसे पता है कि कल शाम डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने वाली है। एक्सपेंसिव पावर खरीदने के लिए तैयार होने की बजाय वो एक कॉल पुट आउट कर सकता है कि उसे 6 से 9 बजे के बीच 100 मेगावाट्स कम डिमांड चाहिए, और वो इसके लिए पे करेगा। एक EV चार्जिंग कंपनी कुछ हजार कार्स की चार्जिंग को पुश बैक करने का ऑफर दे सकती है, या एक कोल्ड स्टोर अपने कंप्रेसर को डीले करने का ऑफर दे सकता है। उन्हें इसके लिए पे किया जाता है और डिस्कॉम पीक परचेज को स्किप कर देता है। किसी को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, लोग सिंपली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बेच रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एक डिस्कॉम ऐसी कॉल्स पुट आउट करने के लिए एक एक करके करोड़ों हाउस होल्ड्स को फोन नहीं कर सकता, पर एग्रीगेटर नाम का एक नए तरह का मिडलमैन आ सकता है। वो हजारों छोटे स्कैटर्ड लोड्स को बंडल कर सकते हैं और उन्हें ग्रिड को एक डिपेंडेबल ब्लॉक की तरह ऑफर कर सकते हैं। अगर एक घर AC यूजेज कम करता है तो वो यूजफुल नहीं होता, पर ऐसे कुछ लाख सॉफ्टवेयर के थ्रू कोऑर्डिनेटेड होकर एक पावर स्टेशन के आउटपुट को राइवल करते हैं।
ये वैसी ही ट्रिक है जैसे एक ऐप हजारों टैक्सी ड्राइवर्स को एक रिलायबल सिटी वाइड मोबिलिटी सर्विस में पूल करता है। एग्रीगेटर बेसिकली एक नया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, एक्सेप्ट जिस चीज को वो पूल करके सेल करता है वो राइट मोमेंट पर पावर यूज ना करने की एबिलिटी है। अगर हम ऐसा शिफ्ट कर पाते हैं तो सेविंग्स बहुत बड़ी हो सकती है। एक सिंगल ओवरलोडेड नेबरहुड को कंसिडर करो। डिमांड को बढ़ते देख रहे एक डिस्कॉम के पास दो ऑप्शंस होते हैं। वो एक नए ट्रांसफार्मर या सबस्टेशन पर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं साल के उन कुछ शामों को हैंडल करने के लिए जब लोड कैपेसिटी से बढ़ जाता है। ऑल्टरनेटिवली वो उन कुछ शामों पर उस पीक को कम करने के लिए लोकल कंज्यूमर्स को पे कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम का बेटर आंसर ऑब्वियस है। सबसे चीपेस्ट ट्रांसफार्मर वो है जिसे आपको कभी बिल्ड ही ना करना पड़े। इनफैक्ट दिल्ली और मुंबई के डिस्कॉम्स जहां नए इक्विपमेंट के लिए लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करती, उन्हें ये पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव लगा। तो ये पहले से क्यों नहीं होता? इसका आंसर का एक पार्ट इस बात में है कि डिस्कॉम्स को कैसे पे किया जाता है। इंडिया एक कॉस्ट प्लस मॉडल के अंडर चलता है। एक यूटिलिटी जो कैपिटल इन्वेस्ट करती है उस पर एक रेगुलेटेड रिटर्न अर्न करती है। ये एक खराब इंसेंटिव क्रिएट करता है। ज्यादा स्पेंडिंग ज्यादा रिटर्न्स लाता है। एक नया सब स्टेशन एक नया एसेट है जो अर्निंग्स लाता है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कंज्यूमर्स को पे करना एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है जिसका कोई कंपेरेबल रिटर्न नहीं है। ये नेटवर्क एक्सपेंशन का एक जेन्युइन ऑल्टरनेटिव के रूप में डिमांड साइड मेजर्स को ट्रीट करने के डिस्कॉम के इंसेंटिव को वीकन करता है। लेकिन अगर हम इसे क्रैक कर सके तो जेन्युइन बेनिफिट्स हैं। रिपोर्ट नोट करता है कि ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इंडिया की जरूरत 2030 तक 5 से 6 गुना बढ़ सकती है। CEEW की अपनी कंपेनियन मॉडलिंग एस्टिमेट करती है कि डिमांड को सनी आवर्स में शिफ्ट करने से बैटरी और ट्रांसमिशन स्पेंडिंग में लगभग 14,000 करोड़ रुपीस अवॉइड किए जा सकते हैं। एक सोसाइटी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। फ्लेक्सिबिलिटी को पॉसिबल बनाने के लिए ग्रिड को एक्चुअली ये देखने की भी जरूरत है कि कंज्यूमर्स के लेवल पर क्या हो रहा है। इसे डेटा चाहिए। आप किसी को उनकी डिमांड रिड्यूस करने के लिए तब पे नहीं कर सकते जब तक आप ये वेरीफाई ना कर सके कि उन्होंने इसे कम किया, कितने से कम किया और कब किया। मतलब हमें स्मार्ट मीटर्स चाहिए। इंडिया ने यहाँ एक जेन्युइन स्टार्ट किया है। देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लेकिन हम अभी भी इन स्मार्ट मीटर्स को पुराने मीटर्स की तरह ही एक मंथली बिल जनरेट करने के लिए बस यूज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर डिस्कॉम्स अभी भी डिमांड को सिर्फ ब्रॉड स्टेट या यूटिलिटी लेवल पर ट्रैक करते हैं। इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर या नेबरहुड के लेवल पर मुश्किल से कोई एनालिसिस हुई है। अगर ग्रिड आपके बिहेवियर को ट्रैक नहीं करता तो वह आपको इसे बदलने के लिए रिवॉर्ड भी नहीं कर सकता। इसके काम करने के लिए आपको ट्रस्ट की भी बहुत जरूरत है। स्मार्ट मीटर डेटा इंटीमेट होता है। ये रिवील करता है कि आप कब घर पर हैं, एक शॉप कब खुलती है या एक फैक्ट्री अपनी शिफ्ट्स कैसे रन करती है। अगर सभी पार्टीज डेटा शेयरिंग सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो ये फेल हो जाएगा। फिलहाल आपके पास किसी थर्ड पार्टी को अपना मीटर डेटा यूज करने की परमिशन ग्रांट करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका भी नहीं है। पर इंडिया एनर्जी स्टैक जो पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये पावर सेक्टर के लिए कॉमन डिजिटल प्लम्बिंग बिल्ड करने की एक कोशिश है जिसमें मीटर्स और एसेट्स के लिए शेयर्ड आइडेंटिटीज और ओपन इंटरफेसेस हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अगर यूपीआई ने पेमेंट्स को इंटर ऑपरेबल बनाया है तो एनर्जी स्टैक इलेक्ट्रिसिटी डेटा के लिए वही सेम चीज करना चाहता है। जब ये सारी प्लम्बिंग रेडी हो तब भी लोगों को उनका यूजेज मूव करने का एक रीजन देना होगा। ऑब्वियस लीवर तो प्राइस है। जब डिमांड लो हो तो पावर को सस्ता बनाइए और लोगों का बिहेवियर बदल सकता है। टाइम ऑफ डे टैरिफ्स के पीछे यही आइडिया है। इंडिया इन्हें रोल आउट कर रहा है जिसमें लगभग 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास इसका कोई ना कोई वर्जन तो है। उनमें से 8 इसे हाउस होल्ड्स तक एक्सटेंड भी करते हैं, लेकिन बाकी इसे एक्सक्लूसिवली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए ही रखते हैं। 7 स्टेट्स तो सोलर आवर्स के दौरान एक जेन्युइन डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। पर 2 चीजें सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करती हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि पॉइंट करने के लिए कोई सिंगल इंडियन टीओडी या टाइम ऑफ डे नहीं है। हर स्टेट का रेगुलेटर अपना वर्जन सेट करता है और ये अलग टाइम विंडोज, अलग प्राइस गैप्स और कंज्यूमर्स के अलग सेट्स पर अप्लाई होता है। एक रेगुलर कंज्यूमर के लिए ये ध्यान में रखने के लिए बहुत सारा कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन हो जाता है। और तो और इस बात के अभी भी लिमिटेड एविडेंस हैं कि ये टैरिफ्स इंडिया में बहुत सारा लोड शिफ्ट कर रहे हैं। एक प्राइस सिग्नल अकेला एक वीक लेवर है। लोग या तो इसे भूल जाते हैं या ये इनकन्वीनियंट लगता है या लोग प्राइसेस को उतना क्लोजली देखते ही नहीं है। इस इशू को मैनेज करने के 3 तरीके हैं। पहला बिहेवियरल है। आपको पावर यूजेज कट करने के लिए एक मैसेज मिलता है और आप डिसाइड करते हैं कि ऐसा करना है या नहीं, लेकिन लगता है कि इस पर रिलाय नहीं किया जा सकता।
पर ऐसे तरीके भी हैं जो आपकी प्रोएक्टिवनेस पर रिलाय नहीं करते। जैसे आप ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के लिए आप अपने एसी को एक बार 23 और 25 डिग्रीज के बीच होल्ड करने के लिए सेट कर सकते हो और डिवाइस उसके बाद ग्रिड को अपने आप रिस्पॉन्ड करता है। ये ज़्यादा डिपेंडेबल है। आप बस एक एग्रीगेटर को उन लिमिट्स के अंदर अपने मन चाहे डिवाइसेस एडजस्ट करने दे सकते हो, आपकी कंसेंट के साथ। ये डिमांड को सबसे फ्लेक्सिबल बना सकता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की भी ज़रूरत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा ऑटोमेटेड होगी, वो ग्रिड के लिए उतनी ही ज़्यादा यूजफुल होगी, पर वो कंज्यूमर से उतना ही ज़्यादा भरोसा भी मांगती है। इंडिया ने 2012 से कम 11 डॉक्यूमेंटेड फ्लेक्सिबिलिटी पायलट्स रन किए हैं। मुंबई में टाटा पावर, दिल्ली में ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स और कुछ और। वो यूजुअली एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं, मतलब छोटे आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स जो कभी बड़े नहीं होते। लेसन्स मुश्किल से ही किसी ऐसी चीज में ऐड होते हैं जिस पर एक रेगुलेटर कुछ बिल्ड कर सके। लेकिन हाल ही में थोड़ा बहुत सीरियस मोमेंटम देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र को कंसिडर कीजिए। इसके रेगुलेटर ने फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कॉम्स के लिए एक ऑप्शनल साइड प्रोजेक्ट की जगह एक कोर ऑब्लिगेशन बनाया है। उन्हें इस साल अपनी पीक डिमांड का 1.5% फ्लेक्सिबिलिटी से सोर्स करना होगा, जो 2030 तक बढ़कर 3.5% हो जाएगा। अगर ये अचीव नहीं होता है तो पेनल्टीज होंगी और इसे मीट करने के लिए रिवॉर्ड्स भी होंगे। इस तरह के इंसेंटिव्स फाइनली एक यूटिलिटी को टेक्नोलॉजी और प्रोक्योरमेंट फिगर आउट करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी आ पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।